नमस्कार दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा हर बार महीने में न्यूज़ चैनल्स पे चिल्ला-चिल्ला के जो है एंकर्स बताते हैं कि आपको सीपीआई इन्फ्लेशन जो है इंडिया में बढ़ गया है या घट गया है 5%, 4%, 3%। लेकिन ऑनेस्टली बताइए, कितने लोगों को आप में से समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये नंबर वाक़ई बताता है कि देश में महँगाई कितनी बढ़ गई है? ओके? या फिर ये एक सिर्फ़ गवर्नमेंट का जुमला है, फ़ॉर्मूला है, जो आम आदमी से रियलिटी से काफ़ी दूर है? कि ये सीपीआई इन्फ्लेशन होता क्या है? ओके? और समझेंगे कि ये नंबर हमारे घर के खर्चे पे या हमारे लाइफ़स्टाइल पे क्या तरीके का इम्पैक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महँगाई या इन्फ्लेशन सिर्फ़ एक नंबर नहीं होता। सबसे पहले ये एक फीलिंग होती है। जी हाँ, एक टाइप की फीलिंग जिसे इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बेसिकली स्पीकिंग इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं ये समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन या महँगाई आपके देश में नहीं है, तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है? महँगाई का देश में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इकोनॉमिक्स की मान के चले तो। आपको और मुझे तो लगता है कि प्राइसेज़ वही रहने चाहिए, ठीक है? अब समझते हैं इन्फ्लेशन बेसिकली होता कैसे है? जब आपका ₹100 का नोट पिछले साल जितना सामान खरीद पा रहा था, वो इस साल उतना सामान नहीं खरीद पा रहा। तो हम सोचते हैं कि भाई ये महँगाई बढ़ गई है और इकोनॉमिक्स की अगर मैं मानूँ तो इसी चीज़ को वो डेफिनिशन देते हैं कि जनरल प्राइस इंक्रीज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज़। ग्राउंड रियलिटी इन्फ्लेशन हर इंसान के लिए अलग तरीके का होता है। समझ लीजिए एक स्टूडेंट के लिए महँगाई समझ लीजिए उसके कैंटीन का समोसा ₹10 का ₹15 हो गया। तो वो बोलेगा कि भाई महँगाई बढ़ गई है, महँगा हो गया है समोसा, खाने की चीज़ें महँगी हो गई हैं। एक फैमिली के लिए क्या होता है कि किराया उनके घर का बढ़ गया, तो वो बोलेंगे कि मैं जो है महँगाई बढ़ गई है या फिर सब्ज़ी महँगी हो जाती है। और एक बिज़नेसमैन के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो अगर उसका रॉ मटेरियल महँगा हो जाता है, तो उसको वो महँगाई फ़ील होती है। हर किसी का अपना-अपना जो है पर्सनल इन्फ्लेशन होता है। लेकिन देश का जो इन्फ्लेशन है, वो कैसे मेज़र होता है? यहीं पे आता है हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सोचो, आपके पास एक शॉपिंग बास्केट है, जिसमें रखे हैं चावल, दूध, दाल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कपड़े, स्कूल फ़ी या समझ लीजिए एक मूवी टिकट भी पकड़ लीजिए। आप शॉपिंग के बाद अगर इस बास्केट का टोटल प्राइसिंग करेंगे, बिल देखेंगे तो आपको एक प्राइस समझ में आती है। वैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आम आदमी जो-जो चीज़ों में खर्चा करता है या खरीदता है, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, ओके? उनके दामों को पूरे भारत में अलग-अलग जगहों से ओके तोला जाता है। अब ये बास्केट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर नंबर में, तब जाके हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। और जनरली आप मीडिया में देखते हैं तो इसको एक परसेंटेज टर्म में जो है गवर्नमेंट इसको बताती है इंडिया में। हर महीने इंडिया के हज़ारों मार्केट में से ये जो बास्केट के दाम है वो अलग-अलग तरीके से लेके उनका एक एवरेज निकाला जाता है। और पिछले साल अगर समझ लीजिए ये सितंबर या अक्टूबर महीना चल रहा है तो पिछले साल के सितंबर या अक्टूबर से इसको कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि महँगाई बढ़ी है या घटी है, ठीक है? पिछले साल सितंबर में समझ लीजिए ₹1000 का था, यही लिस्ट जो इन्होंने बास्केट में बनाई है। वी विल सी दैट इन द लेटर एंड दैट ₹1000 हैज़ नाउ बिकम 1060 ₹1060 तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सीपीआई 6% से बढ़ा दिया है। हमारे देश के 2 सेगमेंट्स हैं बेसिकली स्पीकिंग, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है और दोनों सेगमेंट्स में अगर आप ठीक से देखेंगे तो प्राइसेज़ जो है अलग-अलग होती है, ओके? तो गवर्नमेंट क्या करती है कि दोनों सेगमेंट्स का अलग सीपीआई इंडेक्स बनाती है। एक रूरल सीपीआई इंडेक्स बनाती है, एक अर्बन सीपीआई इंडेक्स बनाती है। ये जो रूरल और अर्बन को मिला के एवरेज जो लिया जाता है उसको बोलते हैं कंबाइंड सीपीआई और यही कंबाइंड सीपीआई आप न्यूज़ चैनल्स पे जनरली देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हम ठीक हैं कि कैसे प्राइसेज़ जो है उसकी लिस्ट बनाई जाती है चीज़ों की और उसके प्राइसेज़ को एक एवरेज में लाया जाता है आपको बताने के लिए कि सीपीआई क्या चल रहा है। सो बेसिकली ये पूरे देश का एक एवरेज है। अभी इस बास्केट में हर चीज़ का एक स्पेशल वेट दिया जाता है, ओके? मतलब फूड का अलग वेट है, रेंट का अलग, हाउसिंग का एक अलग वेट है। वेट मतलब उसमें उतना परसेंट पकड़ा जाएगा अगर ₹100 100 की अगर ये बास्केट है तो 45 प्रतिशत जो है पार्ट वो फूड और कंज़म्पशन जो है खाने की चीज़ें उनको दिया है। हाउसिंग को 10%, फ्योर लाइट को 6%, कपड़े वगैरह जो है उनको 7% और बाकी ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर को मिला के एक 30% तो ऐसे ये ₹100 को इस तरह से डिवाइड किया गया है और इनका जो प्राइस इंक्रीज़-डिक्रीज़ होता है उससे सीपीआई जो है डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए। सो बेसिकली अगर आपके खाने-पीने की चीज़ें जिसका वेट ज़्यादा है, वो अगर थोड़ी-सी भी बढ़ जाती है तो सीपीआई का जो नंबर है वो तुरंत बढ़ जाता है। जबकि अगर कोई लग्ज़री आइटम की पी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो सीपीआई उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजरली आम आदमियों की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। हर महीने ये डेटा जो है रिलीज़ किया जाता है। आरबीआई इस सीपीआई नंबर को देख के अपना इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई का रेपो रेट जो है, वो डिसाइड करती है। तो जब आप न्यूज़ में सुनते हो कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ये आरबीआई का रेपो रेट जो है, उसी को प्रमाण मान के बाकी बैंक्स जो है अपना लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह ऊपर-नीचे करती है। रेपो रेट जो है वो घटता है, तब जाके आपका होम लोन भी सस्ता होता है या फिर नए पर्सनल लोन जो हैं या आपका कार लोन, बिज़नेस लोन जो है, वो भी सस्ते हो जाते हैं। और अगर वो रेपो रेट बढ़ा बढ़ा दिया जाता है,
तो आपके लोन्स भी जो है महँगे हो जाते हैं। ये रेपो रेट कम या ज़्यादा करने का जो लॉजिक है, ये आरबीआई सीपीआई से लेता है। अगर सीपीआई बढ़ रहा है, तो आरबीआई जो है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी, बाकी बैंक्स भी उसी को देख के अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अगर सीपीआई जो है वो नीचे जा रहा है, जैसे कि अभी लास्ट 1 साल का अगर आप बात करेंगे, सीपीआई नीचे-नीचे जा रहा है, तो इस केस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी अभी नीचे-नीचे आए हैं। तो जब सीपीआई लो होता है, आरबीआई रेट घटा देता है, लोन सस्ते हो जाते हैं और लोग उन्हीं लोन को ज़्यादा खरीद के, जैसे हम ईएमआई पे, अमेज़न पे ईएमआई वगैरह लेके ज़्यादा खरीदी करने की कोशिश करते हैं। इसी ज़्यादा सेल के वजह से जो है ग्रोथ होती है। अब अगर दिवाली में आप देखेंगे तो बहुत सारा ईएमआई ऑफर्स निकलेंगे, लोग भर-भर के खरीदी करेंगे। इसके चलते जो है ग्रोथ जो है इंडिया में होती है। बहुत ही सिंपल सी चेन है। और अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो जो लोन्स जो है वो महँगे हो जाते हैं और आप जो है खरीदी कम करेंगे बेसिकली, और ग्रोथ भी धीरे-धीरे कम होती है। तो आप सिंपली स्पीकिंग, जब सीपीआई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ना चालू करेंगे, आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है इंडिया में, जीडीपी ग्रोथ, वो भी थोड़ी कम होती जाती है। जबकि जब सीपीआई इन्फ्लेशन कम होता जाता है, ग्रोथ जो है थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगती है। अब आते हैं आपके और हमारे इन्फ्लेशन पे। आपका इन्फ्लेशन, मेरा इन्फ्लेशन अलग होता है, ओके? एक फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी प्रोफेशनल जिसका रेंट या पेट्रोल पे ज़्यादा खर्चा है, उसके लिए इन्फ्लेशन सीपीआई से ज़्यादा महसूस होगा उसको, ओके? या फिर एक रिटायर्ड सीनियर सिटीज़न है जिनका ज़्यादा पैसा मेडिसिन या फूड पे लगता है, ठीक है? तो उनको जो है इन्फ्लेशन बहुत अलग से फ़ील होगा, उनको ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। जबकि सीपीआई इंडेक्स जो है वो कुछ और ही स्टोरी बताएगा। क्योंकि सीपीआई जो है वो एक नेशनल एवरेज है, ठीक है? आपका पर्सनल, मेरा पर्सनल इन्फ्लेशन, जो चीज़ें हम मार्केट में खरीदते हैं रोज़मर्रा में, वो थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो इस सीपीआई को नज़र में रख के थोड़ा कंज़र्वेटिव होके, आप समझ लीजिए अगर सीपीआई 2-3% दिखा रही है गवर्नमेंट, तो आप 6-7-8% पकड़ के चलो और वो हिसाब से प्लानिंग करो आप, ठीक है? यही रियलिस्टिक अप्रोच है। कंज्यूमर के लिए इसका मतलब क्या है? जैसे मैं और आप कंज्यूमर हैं, तो ये सीपीआई ऊपर-नीचे का मतलब क्या होता है? आपको इम्पैक्ट कैसे करता है? ठीक है? पहला तो सैलरीड क्लास को पकड़ लीजिए। अगर 5% सीपीआई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो आपका जो सैलरी है वो भी अगर 5% से बढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली आपका सैलरी में ग्रोथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है? पूरा इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन खा गया। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडी अगर आपने समझ लीजिए 6% रिटर्न की एफडी दे रही है और इन्फ्लेशन 4%, तो आपने एक्चुअल में 2 ही परसेंट एडिशनल कमाया है, बाकी 4% तो इन्फ्लेशन में खत्म हो गया। ठीक है? 2 ही परसेंट से आपका पैसा बढ़ा है। और तीसरा जो बजटिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप बजटिंग कर रहे हैं तो आप सीपीआई को मद्देनज़र रख के, अगर वो सीपीआई के हिसाब से बजटिंग करेंगे तो आपकी पर्सनल बजटिंग जो है वो ऑन टॉस जा सकती है। अगर फूड इन्फ्लेशन 8% है और आपकी ग्रोसरी का बजट अगर आप एडजस्ट करें या इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे एसेट में आप इन्वेस्ट करना चाहें जो तेज़ी से बढ़ सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। फूड अगर आपका बढ़ रहा है 8% पे, इन्फ्लेशन बास्केट में भी अगर आप देखेंगे कि फूड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपकी ग्रोसरी की प्लानिंग वो हिसाब से करो, ओके? इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ऐसी करो कि भाई आप अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ऐसे एसेट क्लास में जाना है वो उससे ज़्यादा आपको कमा के दे, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ CPI inflation. I will try to show you on government website how this CPI is shown, how it is calculated, okay? Just give me a moment. My Google here, let's check. अगर मैं यहाँ CPI basket चेक करना चाहता हूँ, ये जो पहली वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस पे अगर आप जाएँ, वेट ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आइटम्स इन सीपीआई बास्केट, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये आपको, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, so यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था, अर्बन, रूरल, कंबाइंड, 3 तरीके के इन्फ्लेशन जो है कैलकुलेट किए गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे अर्बन में जो है फूड को जो वेट दिया है वो 36% दिया है, हाउसिंग को 21% दिया है। अगर इसी को मैं रूरल में चला जाऊँ, हाउसिंग खत्म ही हो जाता है, निकल ही जाता है, फूड बेवरेजेस को 54% चला जाता है। और मिसलेनियस जैसे एजुकेशन, पर्सनल केयर, हेल्थ वगैरह, ये सब तो है ही, जो जनरल होते हैं। बट सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन में ये एक बहुत बड़ा चेंज आप देख सकते हैं हाउसिंग का, क्योंकि देखिए जब लोग रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा उनका होता है घर पे। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ने हाउसिंग का जो परसेंटेज है ये ज़्यादा रखा है। अगर मैं इसी को कंबाइंड में चला जाता हूँ, तो ये एवरेज है, पूरा रूरल अर्बन का एवरेज आपको सामने दिख रहा है। 10% वेट, जैसे मैंने कहा था हमारे वीडियो में, कि वेट 10% है हाउसिंग को, 45% फूड वगैरह को, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा जो सब दिया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये सीपीआई इन्फ्लेशन जो है गवर्नमेंट हमें कैसे बताती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको अब समझ में आ गया है कि सीपीआई कैसे काम करता है, अगर ये डिकोडिंग आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा ऐसा आइटम है आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़्यादा महँगा हो रहा है। हो सकता है पेट्रोल हो, हाउस हो, घर हो, या खाने-पीने की कोई चीज़ हो, या मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।